सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई रेगुलरली कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का अपना पहला लेक्चर लाइफ प्रोसेसेस का। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि पूरा का पूरा ह्यूमन के ऊपर बेस्ड है और आपको अपने बारे में पढ़ने में जितना मजा आता है शायद ही किसी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने में उतना मजा आए। तो ये पूरा चैप्टर जो है इसमें आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। हालांकि ये काफी लेंथी चैप्टर है बट इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लाइफ प्रोसेसेस, चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ से क्या आप समझते हैं? मतलब देखिए आपने देखा होगा जब भी किसी को चक्कर आ जाते हैं या किसी को हार्ट अटैक वगैरह आ जाता है या कुछ भी दिक्कत हो जाती है, कोई बेहोश होकर के गिर गया, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? उसकी नब्ज पकड़ करके चेक करते हैं, देखते हैं कि उसकी नब्ज चल रही है या नहीं, है ना, धड़कन चल रही है नहीं, हार्ट पे हाथ रख के देखते हैं कि हार्ट चल रहा है या नहीं प्रॉपर। फिर आप देखते हैं सांस आ रही है कि नहीं प्रॉपर। तो अब देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा कि वो इंसान सांस ले रहा है या नहीं, यानी कि ये अगर सांस ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है। अगर उसका दिल धड़क रहा है तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है। तो लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो आपकी बॉडी में चलनी जरूरी है, जिनसे आपकी लाइफ चलती है। जैसे कि आपकी ब्रीदिंग, ये रेगुलरली होती रहनी चाहिए। ये कैसी लाइफ प्रोसेस है? ये रुकती नहीं है। अगर आप सांस लेना बंद कर देंगे तो आप मर जाएंगे डेफिनेटली। अगर दिल धड़कना बंद कर देगा तो आप मर जाएंगे। अगर पेट डाइजेशन करना बंद कर देगा तो आप मर जाएंगे। अगर आपका नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देगा तो भी आप मर जाएंगे। तो आपने देखा कुछ प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर ऐसी चल रही हैं जिनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनसे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि कोई इंसान जिंदा है या वो मर चुका है। तो उन प्रोसेसेस को कहा जाता है लाइफ प्रोसेसेस। वंस अगेन, ऐसी प्रोसेसेस जो ये बताएं कि कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा है या मर चुका है, ऐसी प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ओके, तो ये क्या बताती हैं? ये बताती हैं वेदर अ ऑर्गेनिज्म इज लाइफ। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो इंसान हो, हमारे पेड़ पौधे हो या फिर कोई फंजाई हो, कोई बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो, जिनके अंदर ये प्रोसेसेस चल रही हैं, यानी कि वो क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है, उनके अंदर लाइफ चल रही है। ठीक है, ऐसी प्रोसेसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अगर लाइफ प्रोसेसेस बंद हो जाए, अगर ये लाइफ प्रोसेसेस चलनी बंद हो जाएंगी तो हमारी लाइफ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम 4 मेन लाइफ प्रोसेस को पढ़ेंगे। देखिए 4 ही नहीं होती, 4 के अलावा बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम इनमें 4 मेन लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे जो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। उसमें हम सबसे पहले ह्यूमन का देखेंगे, फिर प्लांट का देखेंगे, फिर कुछ अलग ऑर्गेनिजम्स का भी देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी है? हमें 4 लाइफ प्रोसेसेस पढ़नी है इस चैप्टर में। कौन सी? पहली है न्यूट्रिशन, दूसरी है रेस्पिरेशन, तीसरी है सर्कुलेशन और चौथी है एक्सक्रीशन। अब देखिए ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है? आपने देखा है कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं सबसे पहले आप उनमें क्या ऑब्जर्व करेंगे? उनकी लाइफ प्रोसेसेस को ऑब्जर्व करेंगे कि मेन उनमें साइकिल्स ये चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर नहीं चल रही हैं तो क्या है? मतलब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर प्रॉब्लम है। और अगर ऐसी ब्रीदिंग वाली या रेस्पिरेशन वाली, सर्कुलेशन वाली खत्म हो जाती है फिर तो मतलब वो ऑर्गेनिजम्स मर चुका है, वो ऑर्गेनिज्म खत्म हो चुका है। ठीक है, अब देखिए कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि वायरस पे अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वो जिंदा है या मरे हुए हैं। जो वायरसेस होते हैं, वायरसेस ना तो जिंदा में काउंट करे जाते हैं ना वो मरे हुए होते हैं। क्यों? जैसे कि एनवायरमेंट में मेरे कोई वायरस प्रेजेंट है, अगर मेरे एनवायरमेंट में कोई वायरस ऐसे ही घूम रहा है तो वो एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, यानी कि वो मरा हुआ है, उसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं चलती। लेकिन जैसे ही वो मेरी बॉडी के अंदर आएगा, फॉर एग्जाम्पल आसपास मेरे कोई वायरस है जो कि स्नीजिंग कॉज करता है, ठीक है, छींक जिससे आती है, या मतलब जिससे मुझे इन्फ्लुएंजा वगैरह हो सकता है, इन्फ्लुएंजा वायरस है मेरे आसपास। अगर वो इन्फ्लुएंजा वायरस आसपास एनवायरमेंट में घूम रहा है तब तक उसका कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं है, वो मरा हुआ है, ना उसके अंदर कोई लाइफ प्रोसेसेस चल रही है। लेकिन जैसे ही वो इन्फ्लुएंजा वायरस मेरे अंदर जाएगा तो वो क्या करना स्टार्ट कर देगा? सारी लाइफ प्रोसेसेस को शो करना स्टार्ट कर देगा, वो एक लिविंग की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा।
तो वायरसेस क्या है, उन पे अभी भी बहुत सारे साइंटिस्ट का ये कन्फ्लिक्ट चल रहा है कि वेदर वायरसेस आर लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। तो वायरसेस आर एक्सेप्शन, इनमें वायरस क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, उनका हमें नहीं पता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारी लाइफ प्रोसेसेस हमारी बॉडी में कैसे चल रही हैं। देखिए लाइफ प्रोसेसेस कैसे चलती हैं। आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, ठीक है। खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको कोई भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किस चीज़ से आती है, आपके पास खाने से आती है। तो जब आप किसी सब्सटेंस को अपने अंदर ले रहे हैं एनर्जी के लिए, अपने अंदर की प्रोटीन, कैल्शियम, इन न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए, जब आप कोई सब्सटेंस अपने अंदर खाते हैं, उसको बोला जाता है न्यूट्रिशन, बोला जाता है न्यूट्रिशन, यानी कि खाना अंदर लेना एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। दूसरी प्रोसेस क्या आती है, अब आपने खाना तो खा लिया, खाना तो आपने खा लिया, अब क्या है, हमारी बॉडी में उस खाने से एनर्जी बननी भी जरूरी है। देखिए आपने क्या करा, आप मान लीजिए आप 4 दिन तक खाना ना खाएं, तो क्या होगा, एनर्जी लो हो जाएगी आपके अंदर। लेकिन अगर आप जैसे खाना खाते हैं, उसके बाद क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, डाइजेशन होता है हमारा, यानी कि न्यूट्रिशन वाली प्रोसेस चलती है। उसके बाद क्या होता है, खाना हमारी हर सेल में जाकर के, बॉडी के हर पार्ट में जाकर के खाना एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब ग्लूकोज एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, खाना खाना अलग चीज़ थी, न्यूट्रिशन लेना अलग चीज़ थी, ग्लूकोज लेना अलग चीज़ होती है, लेकिन ग्लूकोज का एनर्जी में बनना वो अलग चीज़ होती है। बात समझ रहे हो। तो हमने जब ग्लूकोज लिया अपने अंदर, वो तो हो गया न्यूट्रिशन, यानी कि हमने न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर लिया है। और रेस्पिरेशन क्या होता है, अब उस खाने से हमारे अंदर एनर्जी बन रही है। एनर्जी किसके फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में हमारे अंदर एनर्जी बन रही है, उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। और फिर क्या होता है, थर्ड लाइफ प्रोसेस है सर्कुलेशन। अब ये जो एनर्जी बन रही है, जो हमारे अंदर हमने खाना खाया, ये खाना पेट में डाइजेस्ट होता है। अब पेट का खाना, पेट के न्यूट्रिएंट्स पैरों तक कैसे जाएंगे, पेट के न्यूट्रिएंट्स मेरे हाथ तक कैसे जाएंगे, हाथ तक कैसे जाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ब्लड में ट्रैवल करते हैं। आपका कैल्शियम है, ये सब चीजें जो होती हैं ये ब्लड में ट्रैवल करती हैं, ब्लड के थ्रू आपका क्या होता है, ग्लूकोज पूरी बॉडी में जाता है, ठीक है। तो पूरी बॉडी में हमारे एनर्जी का, या फिर ये कह सकते हैं कि हमारे न्यूट्रिएंट्स का पूरी बॉडी में जाना, वो कहलाता है सर्कुलेशन। और एक्सक्रीशन क्या होता है, अब आपने सब कुछ खाना खा लिया, आपने खाना भी खा लिया, आपने एनर्जी भी ले ली, उसका सर्कुलेशन भी कर लिया पूरी बॉडी में। अब क्या होता है, हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं वो 100% हमारे लिए अच्छा ही नहीं होता है, उसमें कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं। मान लीजिए आपकी बॉडी में यूरिया रखा रहेगा, तो वो आपको बीमार कर देगा, वो आपके लिए वेस्ट है, वेस्ट भी नहीं, टॉक्सिक है, जहर है वो आपकी बॉडी के लिए। अगर आपकी बॉडी में यूरिया रहेगा तो डेफिनेटली आपको बीमार कर देगा। दूसरी बात, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट नहीं है ना, कई चीज़ें ऐसी हैं इनकी वो वेस्ट है। एक तो हो गया टॉक्सिक और दूसरा हो गया वेस्ट। तो टॉक्सिक और जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी में ना रहे, उनको बाहर निकालना पड़ता है बॉडी से। उस प्रोसेस को बोला जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन यानी कि खाया, फिर एनर्जी बनाई, पूरी बॉडी में उसको भेजा एनर्जी को, उसके बाद जो हमारे खाने में से वेस्ट मटेरियल निकला है, जो बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, उसको एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकाल देना। ओके, तो ये 4 प्रोसेसेस हैं जिनको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए, जो पहले न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम को। हम पूरा पढ़ेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है ह्यूमन में, हमारे प्लांट्स में कैसे होता है ना, ये सब कैसे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे हम हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कैसे आपके लंग्स काम करते हैं, कैसे आपके अंदर एनर्जी बनती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। तीसरे सर्कुलेशन सिस्टम में पढ़ेंगे हम हार्ट का स्ट्रक्चर, हार्ट कैसे काम करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि कहीं ना कहीं किडनी के बारे में। बात समझ रहे हैं। तो ये 4 मेन चीजें हैं और इन्हीं के अंदर सारा चैप्टर हमारा खत्म हो जाना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन को देखते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन का
का मतलब होता है फूड इनटेक करना, फूड अपने अंदर लेना, या फिर एनर्जी के लिए किसी भी तरीके के सब्सटेंस को अपने अंदर लेना जो आपको अंदर आपकी बॉडी को चलने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। हमारी बॉडी कैसे बनी होती है? सबसे छोटी जो यूनिट होती है जिससे हमारी बॉडी बनी होती है वो होती है सेल। सबसे छोटी यूनिट होती है बॉडी की सेल। सेल से मिलकर बहुत सारी हमारी सेल्स हैं, बिलियंस ट्रिलियंस, पता नहीं कितनी, हम गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। छोटी 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 सेल्स होती हैं। सेल्स क्या करती हैं? बहुत सारी सेल्स मिलकर के आपस में टिश्यूज बनाती हैं, और बहुत सारे टिश्यूज जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के ऑर्गन बनाते हैं। बहुत सारे ऑर्गन्स जैसे कि आपकी किडनी, आपका यूरेटर, ये क्या है? ये ऑर्गन है। ये सब क्या बनाएंगे? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, ये क्या हो गए? ये सारे ऑर्गन हो गए। ऑर्गन्स ने मिलकर के क्या बनाया? एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाया। पूरा एक्सक्रीशन का काम ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक एक्सक्रीटरी सिस्टम बना रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ऑर्गन से क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम्स के मैच से, यानी कि बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो उससे बनती है बॉडी। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारी सेल्स है, हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली सेल्स का डैमेज होता रहता है और नई सेल्स आती रहती हैं। कुछ ना कुछ डैमेज चलता रहता है अंदर और कुछ ना कुछ नई सेल्स बनती रहती हैं। अब नई सेल्स बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो उन सेल्स को बनाएंगे। मुझे प्रोटीन चाहिए जो सेल्स को बनाएगा, मुझे कैल्शियम चाहिए जो मेरे बोन्स को बनाएगा, जो उनको प्रोटेक्शन देगा, जो उनका मेंटेनेंस करके रखेगा। तो अब क्या हो गया? इस पूरी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए मुझे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी मुझे किससे मिलेगी? जब मैं खाना अपने अंदर लूंगी। तो यानी कि न्यूट्रिशन क्या हो गया? एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एनर्जी के लिए फूड को इनटेक करते हैं, वो होता है न्यूट्रिशन। बात समझ में आई? अब देखिए, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन डिपेंड करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स किस तरीके से खाना खाते हैं। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, 4 दोस्त बैठे हैं, ठीक है, किसी को कम भूख है, किसी को ज़्यादा भूख है, कोई साउथ इंडिया से आया है, कोई नॉर्थ इंडिया से आया है, यानी कि किसी का टेस्ट अलग है और किसी की भूख अलग है और किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग है। हो सकता है किसी को अपने खाने में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए हो, ना शायद उसके बोन्स कमजोर हो, तो डॉक्टर ने उसे बोला हो कि तुमको कैल्शियम ज़्यादा खाना है। तो अब क्या हो गया? मेरे पास बच्चे हो गए ABCD, ठीक है। 4 जो बच्चे हैं उनको चारों को अलग अलग तरीके से खाना खाना है। अलग अलग तरीके से खाना खाना है मतलब उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अलग अलग तरीके से खाने को लेंगे। कोई क्या करेगा? कोई मान लो कुछ किसी को टेस्टी खाना पसंद है, हमारे एक बच्चे को क्या है? टेस्टी खाना पसंद है, तो वो लेगा छोले भटूरे, ठीक है। एक हेल्दी बच्चा है तो वो क्या लेगा? मान लीजिए वो कुछ फाइबर वाली चीज़ें लेगा अपने खाने में, फ्रूट्स लेगा, वेजिटेबल्स लेगा, वो खाने में ऐसी चीज़ें खाएगा। दूसरा जो है उसको कैल्शियम चाहिए तो वो दूध से बनी हुई चीज़ें खाएगा। अब देखना, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं? वो न्यूट्रिशन को चूज कर रहे हैं। इसी तरीके से क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, हमारे अर्थ पर बहुत तरीके के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरिया भी होते हैं हमारे में, फंजाई भी होता है हमारे में कुछ ईस्ट वगैरह भी होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। सबका रिक्वायरमेंट अलग है, सब अलग तरीके से खाने को लेते हैं। किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम अलग तरीके का है, तो इसी बेसिस पर खाना है अलग अलग तरीके से लिया जाता है। खाना अलग अलग तरीके से लिया जाता है, एनर्जी को लेने के लिए अलग अलग तरीके से खाना लिया जाता है। इसी बेसिस पर हमारे जो न्यूट्रिशन होता है वो 2 टाइप का होता है। न्यूट्रिशन होता है 2 टाइप का। कौन सा? एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और एक होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो वर्ड से आप क्या समझते हैं? ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिनको किसी और पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं होती, उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने फूड को किसी और चीज से ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि हम हैं, हमें खाना किस चीज से मिलता है? हम प्लांट से खाना लेते हैं, या फिर जो कार्निवोर्स होते हैं वो किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड है, वो किसी और ऑर्गेनिज्म को खाएंगे। शेर जो है वो शायद हिरन को खाएगा, तो वो किस पे डिपेंडेंट है? अपने खाने के लिए हिरन पे डिपेंडेंट है। वो अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, वो किसी और से अपने खाने को ऑब्टेन कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं,
जो दूसरों पर अपने खाने के लिए डिपेंडेंट होते हैं, किसी और सोर्स से अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और दूसरे होते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कैसे? प्लांट्स। खाना प्लांट्स अपना खुद प्रिपेयर करते हैं। हम खाना किससे ऑब्टेन कर रहे हैं? प्लांट से, लेकिन प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स को आपने कभी देखा है कोई बैठ करके प्लांट को खिला रहा हो कि चलो तुम सब्जी रोटी खा लो या कुछ? सब्जी रोटी तो हम खुद उससे ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लांट कैसे हो गए? ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और हम कैसे हो गए? हम हो गए हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। इसमें एग्जांपल आता है प्लांट का। और प्लांट ही नहीं, कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज भी ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। वो किसी और से अपने खाने को ऑब्टेन नहीं करते, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। लेकिन हमें बैक्टीरियाज के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। देखिए हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? दोज हु डिपेंड्स ऑन अदर्स, यानी कि ये किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। देखिए इसी बेसिस पर हेटेरोट्रॉफिक जो है उसके भी फर्दर 3 डिविजन्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक के भी फर्दर 3 डिविजन्स होते हैं। पहला होता है सैप्रोफिटिक, दूसरा होता है पैरासिटिक, और तीसरा होता है होलोजोइक। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से अपना खाना खाते हैं। तो अब इसी अलग अलग तरीके से अपने खाने को ऑब्टेन करने के बेसिस पर हमारे कितने ऑर्गेनिजम्स हो गए? 3 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो गए। पहला है सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स। अब देखिए खाना तो ये किसी और का ही खाएंगे, खाना तो किसी और सोर्स से ही लेंगे, क्योंकि कैसे है? हेटेरोट्रॉफिक है, लेकिन अलग अलग तरीके से खाएंगे। कोई जैसे कि आपने अभी एग्जांपल देखा था ना कि अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। अब कोई ऐसा बच्चा है जो हाथ से खाना खाता है, कोई ऐसा है जो स्पून से खाना खाता है, कोई ऐसा है जो चॉपस्टिक से खाना खाता है। खाना तो सभी खा रहे हैं लेकिन अलग अलग तरीके से खा रहे हैं। सिमिलरली इसमें भी हेटेरोट्रॉफिक में ये सब दूसरे से खाना ले रहे हैं, लेकिन क्या करेंगे? अलग अलग तरीके से खाना लेंगे। जो सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो लेते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स से अपना खाना, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म सड़ जाते हैं, गल जाते हैं या फिर मटेरियल से। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ब्रेड, आपने बहुत दिन तक एक ब्रेड को रखा और आपकी ब्रेड खराब हो गई। उसके बाद क्या हुआ? आपने देखा उसके ऊपर कुछ फंगस लगनी स्टार्ट हो जाती है, व्हाइट कलर की फंगस लगनी स्टार्ट हो जाती है, विच इज नोन एज ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ? ब्रेड तो खराब हो रही है, सड़ रही है, उसे और कोई नहीं खाएगा, लेकिन फंजाई के लिए वही खाना है। फंजाई सड़ी गली चीजों को ही खाती है ना, आदत ही ऐसी है सड़ी गली चीजों में रहने की। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो खराब खाने के ऊपर आकर के बैठ जाते हैं और उसके ऊपर अपना उस चीज से, सड़ी हुई चीज से अपने खाने को ऑब्टेन करते हैं। कैसे? मान लीजिए यहाँ पर मेरी ब्रेड है, अब इस ब्रेड पर क्या होगा? बहुत सारी फंजाई आकर के बैठ जाएगी और फंजाई इसके ऊपर एंजाइम्स को छोड़ना स्टार्ट करेगी। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं कुछ डाइजेस्टिव केमिकल्स, समझ लो आप, वो केमिकल्स जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो क्या करेगी फंगस? ब्रेड के ऊपर बैठेगी और ब्रेड के ऊपर जैसे ही वो बैठेगी तो कुछ केमिकल्स उसके ऊपर छोड़ना स्टार्ट कर देगी, बाहर ही उसको केमिकल्स छोड़ना स्टार्ट कर देगी, एंजाइम्स छोड़ना स्टार्ट कर देगी और खाने को सिंपलर फॉर्म में तोड़ देगी। जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना खाने के, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगी ताकि वो आराम से खा सके उसे, ठीक है। तो बैठी हमारे खराब खाने के ऊपर, डेड और डीकेइंग मैटर के ऊपर बैठी, उसके ऊपर एंजाइम्स छोड़ती है, उससे अपने खाने को ऑब्टेन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? सैप्रोफिटिक। इनका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है फंजाई, और क्या है? ईस्ट। ईस्ट वो होता है जो आप बनाते वक्त जैसे डालते हैं ना केक में, केक को फ्लफी बनाने के लिए आप डालते हैं, उसमें ईस्ट डाला जाता है ना, ईस्ट होता है वो जो आप उसमें डालते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा टाइप आता है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? अब ये देखा हमने कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर से जो खाना ले सैप्रोफिटिक। ये जो पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर से खाना लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर से मतलब ये किसी और के बॉडी पर या उसके अंदर किसी और की बॉडी के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, लिविंग बॉडी के ऊपर, डेड के ऊपर नहीं, लिविंग बॉडी के ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे, उससे खाना स्टार्ट कर देंगे लेना, या फिर बॉडी के अंदर भी चले जाते हैं,
जैसे कि मच्छर देखा है आपने, मच्छर क्या करता है, हमारी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है और हमारी बॉडी से खाना लेना स्टार्ट करता है। हम है लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी में से वो खाना ले रहा है उसके ऊपर बैठ करके, यानी कि होस्ट बॉडी। हम क्या है, होस्ट है, उसके लिए होस्ट है हम। तो होस्ट बॉडी में से वो क्या कर रहा है, होस्ट बॉडी में से वो खाना निकालना स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, लिविंग पर डिपेंड करते हैं, लिविंग पर डिपेंड करते हैं। और दूसरी बात क्या है, ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये बॉडी के ऊपर भी रह सकते हैं, आउटसाइड भी रह सकते हैं और इनसाइड भी रह सकते हैं। इनसाइड कैसे, मान लीजिए आपके पेट में कीड़े हो गए या फिर आपके पेट में कुछ टेप फॉर्म हो गया। अब वो क्या करेगा, पेट में आपके पेट के अंदर रह करके आपकी बॉडी के अंदर बैठा हुआ और आपके खाने को लेना शुरू कर देगा। आप जो भी खाना खाओगे वो खाना क्या करेगा, वो आप डाइजेस्ट करो, लेकिन खा कौन रहा है, टेप फॉर्म खा रहा है। तो वो क्या हो गया, वो बॉडी के इनसाइड रह करके अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म। पैरासिटिक में एग्जांपल आता है किसका, लीच का। लीच क्या होती है, लीच क्या होती है, बॉडी के ऊपर बैठती है और उसमें से खून चूसना स्टार्ट कर देती है। वो भी कैसी ऑर्गेनिज्म हो गई, पैरासिटिक। तो एग्जांपल आ गया इसमें लीच का, मॉस्किटो का, और एक इसमें एग्जांपल आता है कसकटा का। कसकटा या फिर इसी को बोलते हैं अमरबेल। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं और उनके साइड में कुछ बेल जैसे स्ट्रक्चर आकर के उसको पेड़ को कवर करना स्टार्ट कर देते हैं। जब पेड़ को कवर करते हैं वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली में पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। ये प्लांट का ऑर्गेनिज्म है कसकटा, अमरबेल एक प्लांट का एग्जाम्पल है। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि एक मान लो प्लांट है, ये क्या करेंगे, प्लांट के चारों तरफ बेल बनाना स्टार्ट कर देंगे और पूरे पेड़ को कवर कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, जो पेड़ है ना उसके, वो पेड़ खा रहा है, अपना न्यूट्रिशन वो ले रहा है, जो भी खाना बना रहा है वो क्या करेगा, जो अमरबेल है उस पेड़ में से न्यूट्रिशन को चूसना स्टार्ट कर देता है, उसमें से पेड़ के न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है, पेड़ को खराब कर देता है और ये कैसा हो जाता है, ये अपना फल फूल जाता है, बढ़िया हो जाता है। तो ये कसकटा यानी कि अमरबेल किसका एग्जाम्पल हो गया, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, इसके भी फर्दर डिविजन होता है, एंडो और एक्टोपैरासाइट। एंडो मतलब जो अंदर रहते हैं और एक्टो मतलब जो बाहर रहते हैं, बट इतनी डिटेल्स आपके में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, होलोजोइक। होलोजोइक ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पूरी तरीके से फूड को अपने अंदर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, देन डाइजेस्ट। मतलब अंदर कैसे लेते हैं, देखिए आप खाना कैसे खाते हैं, आपने एक कटोरी में मान लो आपके पास दाल है, आपने दाल अंदर ली, दाल अंदर लेने के बाद क्या होगा, उसे डाइजेस्ट करेंगे, तब आप न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेंगे। तो ये ऑर्गेनिजम्स मतलब कि आप कैसे ऑर्गेनिज्म हो, आप हो होलोजोइक ऑर्गेनिज्म, यानी कि पहले खाना लिया उसके बाद उसको डाइजेस्ट करा, ये हो गया होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो गए, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक। फर्दर ये जो हमने न्यूट्रिशन देखा था इसके भी कितने पार्ट थे, दो टाइप थे, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक यानी कि खाना जब खुद बन रहा है, जब ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना रहे हैं तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या फिर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। हेटेरोट्रॉफिक यानी कि जो दूसरों पर डिपेंडेंट है, जो दूसरों से अपने खाने को ऑब्टेन कर रहे हैं, वो होगा हेटेरोट्रॉफिक। उसके बाद हेटेरोट्रॉफिक के फर्दर 3 डिवीजन, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। ओके, अब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक यानी कि प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन, बैक्टीरिया वाला आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ प्लांट के अंदर हमारा क्या पढ़ना, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ना है। देखिए प्लांट अपना खाना किस तरीके से बनाए, आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ करके आए कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाता है। यानी कि जो प्लांट होता है उसके पास एक स्पेशल प्रोसेस करने की पावर होती है। कौन सी प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस। अब देखिए फोटोसिंथेसिस 2 वर्ड से मिलकर बना है, कितने वर्ड से, 2। पहला हो गया फोटो, दूसरा हो गया सिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, आप फोटोन पार्टिकल पढ़ते हैं ना, लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा फोटोन पार्टिकल। तो फोटो से क्या मतलब है, लाइट से, और सिंथेसिस का मतलब है टू प्रोड्यूस, यानी कि कुछ बनाना। अब प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में, यानी कि लाइट कौन सी, सनलाइट के प्रेजेंस में, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में अपने खाने का फॉर्मेशन करते हैं, खाने का सिंथेसिस करते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं,
और उनके पास ऐसा क्या स्पेशल चीज़ है जो वो अपना खाना खुद बना रहे हैं। हमारे पास ऐसा तो कुछ नहीं है जो हम अपना खाना खुद बना सकें। तो उनके पास क्या स्पेशल चीज़ होती है। प्लांट्स, देखिए मैं यहाँ पर एक प्लांट सेल बनाती हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मेरी प्लांट सेल है। इसमें बाहर की साइड क्या होती है, सेल वॉल, और अंदर की साइड क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। अब आपने ये पढ़ा है 9th स्टैंडर्ड में कि हमारी जो प्लांट सेल होती है उसमें एक ओवल शेप का ऑर्गेनेल पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट एक ओवल शेप का ऑर्गेनेल होता है, सेल ऑर्गेनेल होता है, और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक खास तरीके का पिगमेंट पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कैसा होता है, ये क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का। तभी तो हमें प्लांट्स ग्रीन दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसके वो क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अब ये जो क्लोरोफिल है ना, यही सब कुछ है। जिसके अंदर ये क्लोरोफिल होगा वो अपना खाना खुद बना सकता है। इसके अंदर प्रॉपर्टी है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल क्या करता है, खाने को खुद बनाने में प्लांट की हेल्प करता है। अगर हमारे अंदर क्लोरोफिल होता तो हम भी प्लांट्स की तरह खाना बनाया करते, लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम अपने खाने को खुद नहीं बना सकते। ठीक है, अब देखेंगे हम इसकी मदद से क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी मदद से प्लांट हमारा खाना बनाना स्टार्ट करेगा। किस तरीके से देखते हैं, देखिए प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और किससे, वाटर की हेल्प से खाना बनाता है। किसकी हेल्प से बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। एनवायरनमेंट में आपने सुना भी है ना कि प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और रूट्स में से जो पानी लेते रहते हैं, हम पानी देते हैं ना प्लांट्स को पानी क्यों देते हो, ताकि वो हरे भरे रहे, ताकि वो खाना बनाते रहे। जब खाना बनाएंगे तो ऑब्वियसली हरे भरे रहेंगे। ठीक है, तो प्लांट्स अपना खाना किस चीज से बनाते हैं, दो चीजों से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर की हेल्प से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। प्लांट खाना किस फॉर्म में बनाते हैं, तो प्लांट खाना बनाते हैं C6H12O6 की फॉर्म में। ये क्या है, ये क्या है, सुना सुना सा लग रहा है, ये होता है ग्लूकोज। यानी कि खाना जो होता है प्लांट्स के अंदर वो किसके फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज की फॉर्म में। और साथ में ये क्या निकालते हैं, ये ऑक्सीजन निकालते हैं। ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक है, बाई प्रोडक्ट मतलब जो इसके साथ में एक्स्ट्रा में बनता है। वो क्या करता है, प्लांट क्या करता है, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेता है, फिर जो रूट्स है, रूट से क्या लेगा, पानी को लेगा, दोनों को कंबाइन करेगा। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएंगे, प्लांट के क्लोरोफिल के अंदर जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट में जाएंगे, और वहां क्लोरोफिल की हेल्प से, ग्रीन पिगमेंट की हेल्प से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेंगे। बात समझ में आई। ये पूरी प्रोसेस है हमारी फोटोसिंथेसिस की, यही पूरे दिन चलती रहती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ली, नीचे से पानी लिया, ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज लिया और ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में एनवायरनमेंट में छोड़ दी। ये काम हो गया हमारा फोटोसिंथेसिस। अब देखिए, ये जो प्लांट हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिल करके जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहा है, ये किसकी हेल्प से बना रहा है, क्लोरोफिल की हेल्प से। तो इसको ऊपर की साइड लिखते हैं। और किसके प्रेजेंस में बना रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में बना रहा है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट अपना खाना नहीं बना सकता। इसके प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है C6H12O6, और साथ में क्या बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है। ओके, ये हमारी रिएक्शन किसकी हो गई, न्यूट्रिशन की, या फिर हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो गई। अब देखिए, जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है ना, वो 3 प्रोसेसेस पर काम करता है। इस पूरी प्रोसेस को होने में 3 चीजें होती हैं। पहली पॉइंट क्या है, पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी किसमें, इनटू द क्लोरोप्लास्ट। लाइट कौन सी है, लाइट है हमारी सनलाइट। यानी कि सनलाइट को सबसे पहले क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले प्लांट क्लोरोप्लास्ट के अंदर सनलाइट को भेजता है, सनलाइट को भेजता है।
दूसरा पॉइंट क्या होता है, दूसरे पार्ट में होता है हमारे, अब देखिए हमारे में क्या आएगी, प्लांट के अंदर कैसी आ गई, लाइट एनर्जी आ गई। आपको पता है एनर्जी क्या करती रहती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। हम अब जो प्लांट है, ये प्लांट लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो सेकेंड स्टेप में प्लांट क्या करता है, प्लांट कन्वर्ट्स, क्या करता है, लाइट एनर्जी जो है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और साथ में क्या करता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के साथ साथ जो हमने यहाँ पर वाटर लिया है, अब वाटर को बनना शुरू हो रहा है किसमें, इसमें ग्लूकोज में, तो वाटर को क्या करेगा, वाटर को स्प्लिट कर देगा, यानी कि तोड़ देगा, स्प्लिट कर देगा। किस चीज में स्प्लिट कर देगा, स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन H एंड ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में हमारे किसको तोड़ देता है, पानी को केमिकल एनर्जी की हेल्प से तोड़ देता है। और ये जो इसने पानी को हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में तोड़ा है लाइट की प्रेजेंस में, इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो मतलब पानी और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक डाउन, तोड़ना, यानी कि केमिकल एनर्जी से क्या करेगा, पानी को हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ देगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब वही ग्लूकोज की थोड़ी बड़ी फॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड किस में टूट जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में। अब देखिए तीन प्रोसेसेस, कौन कौन से तीन प्रोसेसेस, सबसे पहले प्लांट की लीफ ने क्या करा, प्लांट की लीफ ने सबसे पहले एनवायरनमेंट से क्या लेना स्टार्ट की, हमारी लाइट एनर्जी स्टार्ट की। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद दूसरे प्रोसेस में क्या करेगी, जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेरी लाइट एनर्जी आ गई, अब लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करूंगी किसमें, मैं केमिकल एनर्जी में, ठीक है, क्योंकि प्लांट लाइट एनर्जी को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता। उसके बाद ये जो केमिकल एनर्जी है इसकी हेल्प से मैं वाटर को तोड़ूंगी किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रो यानी कि वाटर और लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना, पानी का टूटना, किसके प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में पानी का टूटना। अब तीसरी प्रोसेस क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो उसको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है और फाइनली हमारे पास रिजल्ट निकल के आता है फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट क्या करता है, वो धीरे धीरे ग्लूकोज बनाना स्टार्ट करता है। जो ग्लूकोज वो कंज्यूम करता है वो तो एनर्जी ले लेता है, उससे कंज्यूम कर लिया थोड़ा सा ग्लूकोज उसने, बाकी जो ग्लूकोज बचता है उसको वो क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है। तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, फूड बन जाता है। हम उसकी उसकी स्टोर्ड वाली फॉर्म होती है ना, उसी को हम खाते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम क्या खा रहे हैं, हम ग्लूकोज खा रहे हैं मान लो, तो ग्लूकोज क्या था, कुछ ग्लूकोज तो उसने यूज कर लिया और बाकी जो बचा हुआ था उस ग्लूकोज को उसने क्या कर लिया, अपने अंदर स्टोर कर लिया, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया। फूड को किसकी फॉर्म में स्टोर कर लिया, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया। यानी कि अब एक बात समझ में आई कि खाना फाइनली प्लांट में किसकी फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैंने आपसे कहा कि प्लांट क्या करता है, प्लांट एनवायरमेंट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, और रूट से किसको लेता है, हमारे वाटर को लेता है, ठीक है। और जो और बाकी सफिशिएंट जो उसके पास जैसे फॉस्फोरस चाहिए उसको, ये सब चीजें जो चाहिए होती है, फॉस्फोरस वगैरह, कैल्शियम चाहिए प्लांट को, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी वो सॉइल से ही लेता है, रूट्स के थ्रू लेता है। अब देखिए हमने देखा, मान लीजिए हमारे पास प्लांट है, ये यहाँ जो इसके रूट्स हैं इससे क्या ले रहा है, ये वाटर ले रहा है। और हमने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, प्लांट ऊपर से लेता है। ऊपर से कहाँ से लेता है, देखो प्लांट के ऊपर क्या प्रेजेंट होती है, लीफ प्रेजेंट होती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरनमेंट में से ले रहा है ना, और जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में छोड़ रहा है, वो जो एक्सचेंज होता है गैसेस का, वो होता है प्लांट की लीफ के थ्रू। लीफ के थ्रू एनवायरनमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और लीफ के ही थ्रू ऑक्सीजन जो होती है वो बाहर छोड़ी जाती है। इतनी बात समझ में आई। अब भाई एक बात बताओ, प्लांट जो है, प्लांट अगर पूरी तरीके से क्लोज होगा तो उसके अंदर से कोई भी चीज अंदर बाहर नहीं जा सकती। अगर लीफ पूरी तरीके से सारे, मैं आपके घर के सारे दरवाजे बंद कर दूं तो आप बाहर कैसे जाओगे, आपको क्या करना पड़ेगा, दरवाजे खोलने पड़ेंगे ना।
कुछ ना कुछ उसमें होल्स होंगे, कुछ कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, विंडो होगी, कुछ होगी। तो ऐसे प्लांट लीफ जो है वो अपना खाना, वो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेती है इन्वायरमेंट में से? जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर कुछ डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ पोर्स होते हैं, बहुत छोटे 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 बहुत सारे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। और इन पोर्स का नाम होता है स्टोमेटास। स्टोमेटास, इन पोर्स को बोला जाता है स्टोमेटास। अब यही स्टोमेटास है जिनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली जा रही है। यहाँ से ये गेट खोल देता है, स्टोमेटा क्या है? गेट है, खुल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ आ जाएगी? अंदर की साइड आ जाएगी। बात समझ में आई? अब देखते हैं स्टोमेटास का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब देखिए स्टोमेटास का स्ट्रक्चर कैसा है। स्टोमेटास, ये आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे क्या है? बहुत सारी सेल्स है ना। ये क्या है? लीफ की टॉप की क्या है? हमारे पास बहुत सारी सेल्स हैं। इन ये जो टॉप है, मैंने क्या दिखाया है? इसका सरफेस दिखाया। जैसे ये लीफ है ना, मैं इसका सरफेस दिखा दूंगी, ठीक है? सरफेस को काट करके दिखा रही हूँ। अब सरफेस में क्या है? सरफेस जो होता है, इस पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं हम एपिडर्मिस। एपिडर्मिस यानी कि सबसे ऊपर की लेयर जो होती है। एपी मतलब ऊपर, डर्मिस मतलब टू लाई। जैसे कि आपकी स्किन भी है, सबसे ऊपर वाली लेयर तो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, ठीक है? अब देखिए एपिडर्मिस क्या होती है? सबसे टॉप की लेयर होती है। उस टॉप की लेयर के ऊपर एक शाइनी कोटिंग प्रेजेंट होती है, ट्रांसपेरेंट कुछ जेल जैसी कोटिंग प्रेजेंट होती है, विच इज नोन एज क्यूटिकल। क्यूटिकल। अब क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल होती है जो मेरा प्लांट की जो लीफ होती है, लीफ के ऊपर कुछ ऐसे जेल जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, जेल जैसी एक पूरी की पूरी लेयर होती है, ट्रांसपेरेंट कलर की होती है, वो क्या होती है? क्यूटिकल होती है। अब क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट होती है? क्यूटिकल क्या करती है? ये पूरी लीफ को क्या करती है? कवर करती है और उस पे से वाटर के लॉस को रोकती है, यानी कि वाटर कहीं बाहर ना निकल जाए, इसलिए वो कवर कर लेती है इस तरीके से हमारी लीफ को, और उससे ज्यादा गर्मी ना लगे लीफ को। इस वजह से क्या कर लेती है? क्यूटिकल कवर कर लेती है। आपने देखा होगा जब आप लीफ लेते हैं, एक साइड से ऊपर की साइड जो होती है लीफ की, वो बहुत शाइनी ग्रीन कलर की होती है, बल्कि जो नीचे की साइड होती है वो थोड़ी सी रफ सी होती है और थोड़ी डार्क से कलर की होती है, डार्क ग्रीन कलर की। तो क्या होता है? ऊपर की साइड हमारी जो क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है, क्यूटिकल क्या करती है? उसको शाइनी, एक तरीके से शाइनी सरफेस प्रोवाइड करती है। शाइनी सरफेस प्रोवाइड कौन करती है? क्यूटिकल। नीचे की साइड क्यूटिकल की लेयर थोड़ी सी पतली होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? वो थोड़ा सा हमें रफ कलर का दिखाई देता है। बात समझ में आई? अब देखिए एपिडर्मिस है, ये हमारी क्यूटिकल है। अब इस एपिडर्मिस में कहीं कहीं क्या होता है? पोर्स होते हैं। कौन से? स्टोमेटास। अब स्टोमेटास का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये है हमारी स्टोमेटल सेल। ये क्या है? पूरा मेरा स्टोमेटा है, ठीक है? अब देखिए ये जो स्टोमेटा है, इसके बराबर में जो मैंने दो बड़ी बड़ी सी सेल्स दिखाई, इसका नाम होता है गार्ड सेल्स, ठीक है? इनका नाम क्या होता है? गार्ड सेल। इसे थोड़ा सा साफ कर देते हैं, काफी गंदा सा लग रहा है। ये क्या होती है? ये बाहर की साइड, ये पूरा स्ट्रक्चर है स्टोमेटा का। इसके आसपास बहुत सारी ऐसे होती है सेल्स होती हैं ऐसे, है ना? ये क्या होती है? इसके आसपास बहुत अलग तरीके की सेल्स होती हैं, ठीक है? अब ये क्या है? ये हमारे पास स्टोमेटा है। स्टोमेटा में क्या है? दो बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं जो उसके ओपनिंग और क्लोजनिंग को मेंटेन करती हैं। यानी कि स्टोमेटा कैसा खुलेगा? ऐसे, बंद होगा ऐसे, खुलेगा ऐसे, बंद होगा ऐसे। अब इसको कौन मेंटेन कर रहा है? मेरे दोनों जो हाथ हैं ये इसको मेंटेन कर रहे हैं ना, खुलेगा या बंद होगा। तो ये है स्टोमेटल पोर्स। ये जो इसमें बीच में छेद दिख रहा है, ये है स्टोमेटल पोर, ठीक है? अब ये जो गार्ड सेल्स होती हैं, ये क्या होता है? जैसे गार्ड सेल श्रिंक होती हैं, यानी कि इनमें से पानी निकल जाता है, तो क्या होता है? हमारा स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाता है। और जैसे ये हाइड्रेट हो जाती है तो क्या हो जाता है? जैसे इनके अंदर पानी भरता है, फूलती है, तो क्या हो जाता है? स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। यानी कि ये फूली तो हमारे पास क्या है? स्टोमेटल पोर ओपन है। ये कैसा मैंने पोर दिखाया आपको? ओपन वाला, ठीक है? और अगर मैं इसको क्लोज कर दूं तो कुछ ऐसी हो जाएंगी सेल्स,
ये मेरी गार्ड सेल्स जो है ना ये पिचक गई, इनके अंदर से क्या निकल गया, पानी निकल गया। जब इनके अंदर पानी आ जाता है, जब जैसे इनके अंदर पानी भरेगा तो ये क्या आ जाएंगी, मोटी हो जाएंगी और स्टोमेटल पोर खुल जाएगा। और जैसे इसमें से पानी में निकाल दूंगी, इनको पिचका दूंगी, तो कैसी हो जाएंगी, स्टोमेटल पोर मेरा बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कहानी थी हमारे फोटोसिंथेसिस की या फिर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अब चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर। अब पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए अमीबा क्या होता है, एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि सिंगल सेल का बना होता है। हम है मल्टी सेल्युलर, ये है सिंगल सेल्युलर, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है। दूसरी बात, अमीबा क्या होता है, इररेगुलर इन शेप होता है, यानी कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है, अपनी शेप को कैसा चेंज करता रहता है इस तरीके से। दूसरी बात, होलोजोइक न्यूट्रिशन को शो करता है, यानी कि पहले फूड को इंजेस्ट करता है, अपने अंदर लेता है, उसके बाद इसको डाइजेस्ट करता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए न्यूट्रिशन इन अमीबा के 4 स्टेप होते हैं। अमीबा 4 स्टेप्स में अपने खाने को लेता है और डाइजेस्ट करता है और पूरी बॉडी में फैलाता है। तो इसके न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन है अमीबा का, उसके 4 स्टेप्स हैं। अभी पहले ये देखते हैं कि डाइजेशन न्यूट्रिशन करता कैसे है। अमीबा जो है हमारा न्यूट्रिशन को किस तरीके से शो करता है। देखिए अमीबा क्या है, एक इरेगुलर शेप का ऑर्गेनिज्म है, यानी कि वो अपनी शेप को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता है। अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर अमीबा है और इसके पास क्या आया, खाना। इसने यहाँ पर देखा कि कुछ खाना पड़ा हुआ है, कुछ खाने का सब्सटेंस पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, फटाफट से अपनी शेप को क्या करना स्टार्ट कर देगा, चेंज करना स्टार्ट कर देगा। कैसे, ये अपनी जो बॉडी है उसको, उसमें से कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बाहर निकालना स्टार्ट करेगा। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे, कुछ इस तरीके से। ये कैसे लग रही है, ऐसा लग रहा है ना 2 फिंगर्स निकली हुई है। ये क्या करता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स निकालना शुरू करता है और ये कुछ ऐसे लगते हैं जैसे इसने अपनी नकली पैर निकाल ली हो, क्योंकि ये नकली है, असली तो ना है, कैसे भी शेप चेंज कर सकता है। तो इनको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, यानी कि नकली, और पोडिया का मीन्स होता है लेग्स, यानी कि कुछ नकली लेग्स क्या करता है, ये बाहर की साइड निकालता है। और किस तरफ निकालता है, जहां पर इसका फूड होगा। ठीक है, इस तरफ फूड की तरफ ऐसे अपने फॉल्स लेग निकालना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे फॉल्स लेग निकालना स्टार्ट करता है, उसके बाद क्या करता है, ये इस फॉल्स लेग से अपने खाने को पूरी तरीके से ट्रैप कर लेता है। अब देखिए इसने क्या करा, अमीबा ने जो अपना खाना था उसके अपने जो दोनों उसने स्यूडोपोडिया बनाए थे उन दोनों को ज्वाइन कर दिया और उसके बाद क्या बना दिया, अंदर की साइड एक होल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया, होल जैसा स्ट्रक्चर बना दिया। अब ये जो होल है इसको बोला जाता है फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल, अब ये क्या करता है, फूड वैक्यूल के अंदर जैसे इसके अंदर खाना आ जाता है, अब फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या करते हैं, इसके खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर जो पड़ा हुआ खाना है वो धीरे धीरे क्या करने लगेगा, अमीबा अपना खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। और जब डाइजेस्ट हो जाएगा, खाने को डाइजेशन करने के बाद पूरी तरीके से, अब ये क्या करता है, इस फूड को अपनी पूरी सेल के अंदर भेज देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये मेरी सेल है, अब जो इसका फूड था वो एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड था फूड वैक्यूल में, जब डाइजेस्ट हो जाएगा तो ये इसको सारी जगह पर भेज देगा और यूटिलाइज करना स्टार्ट कर देगा। मान लीजिए इसने कोई भी खाना लिया अपना, जब एनर्जी के लिए क्या करेगा, पूरी सेल के अंदर खाने को भेज देगा फूड वैक्यूल में से निकाल के, जब डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद। अब क्या होगा, जैसे ये खाना पूरी सेल्स के पास पहुंचा, अब सेल ने क्या करा, पूरे खाना ऑब्टेन कर लिया, अपना यूज कर लिया, और जो वेस्ट मटेरियल निकला, वेस्ट जो निकला उसको इसी तरीके से जैसे इसने डिफ्यूजन के थ्रू, जैसे इसने एक फूड वैक्यूल से अंदर लिया था, उसी तरीके से क्या करता है, खाने को जो वेस्ट मटेरियल है ये डिफ्यूजन के थ्रू, डिफ्यूजन क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन पर सब्सटेंस का जाना। तो अब क्या है, अंदर की तरफ वेस्ट ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है, तो ये क्या करता है, बाहर की तरफ डिफ्यूजन के थ्रू अपने वेस्ट को भेज देता है। अब देखिए कितने स्टेप्स हुए। पहली बात तो इसने क्या करा, खाने को अपने अंदर लिया, ठीक है। दूसरी बात क्या करा, खाने को डाइजेस्ट करा, फूड वैक्यूल में रख के डाइजेस्ट करा।
तीसरा क्या करा इसने, जब इसने अपने अंदर खाना डाइजेस्ट कर लिया उसके बाद इसने पूरी बॉडी के सेल्स के अंदर, अपनी पूरी सेल के अंदर खाने को भेजा। अब पूरी सेल में खाना जब उसने यूटिलाइज कर लिया उसके बाद यहाँ पर उसने क्या करा, जो खाने का वेस्ट है उसको डिफ्यूजन के थ्रू आउट कर दिया। ठीक है, अब इनके नाम देख लेते हैं। पहला स्टेप, जब इसने खाना खाया अंदर लिया उसको बोलते हैं इंजेशन। दूसरा पार्ट, दूसरा प्रोसेस, जब इसने खाने को डाइजेस्ट करा उसको बोलते हैं डाइजेशन। तीसरा, जब इसने खाने को पूरी बॉडी में भेजा उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। और चौथा, जब इसने अपने खाने को बाहर की साइड भेज दिया उसको बोला जाता है इजेशन। बात समझ में आई? तो ये क्या हो गया, हमारे खाने अमीबा के अंदर 4 स्टेप्स हो गए डाइजेशन के, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर पूरा लेक्चर देखेंगे। टिल देन कीप स्टडीइंग।